प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता पर 12वां और अंतिम व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम कर रहे थे कि मुस्लिम लीग ने लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया था 1940 में। मार्च के महीने में वो अधिवेशन हुआ था और उसके बाद में मुस्लिम लीग की जो पूरी रणनीति थी, वो रणनीति पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में स्थापित हो उसके अनुसार रही। विगत व्याख्यान में हमने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में उसको उन्होंने एक विरोध का जो मार्ग अपनाया, सड़कों पर उतरकर 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में विरोध सभाएं करना, जुलूस निकालना। परंतु उस समय एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जो वाकया कलकत्ता में हुआ कि जब मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता बाज़ार बंद करवा रहे थे, खासकर हिंदू इलाकों में, तो वो वहाँ पर जो दुकानदारों ने विरोध किया और वो सांप्रदायिक हिंसा, वहाँ 5,000 लोग मारे गए, 15,000 घायल हो गए। ये एक बहुत दुखद अध्याय। सत्ता के लिए हिंसा की राजनीति, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान और वो जो हिंसा है ने इस तरह की घटनाओं का एक दुर्भी चक्र प्रारंभ कर दिया। सत्ता के निकट भविष्य में ही हस्तांतरण की संभावना ने सामूहिक स्तर पर दंगों की राजनीति प्रारंभ कर दी और 1946-47 में जो दंगे हुए, पहला तो दंगा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग का, कलकत्ता के मैदान में मुस्लिम लीग की एक जनसभा हुई जिसमें कैबिनेट मिशन द्वारा मुसलमानों के प्रति विश्वासघात की चर्चा की गई। कलकत्ता में उस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग काम पे जाते थे, स्कूल कॉलेज में जाते थे, वो सब उस दिन उनके पास में समय था, अवकाश था और वो सब बड़ी संख्या में उपद्रव में शामिल हो गए और दंगे शुरू हो गए। 20 अगस्त तक चले इन दंगों में 5,000 लोग मारे गए। कलकत्ता की संकड़ी गलियों में से मृतकों को निकालने का जो कार्य है वो सेना को करना पड़ा। अगला जो दंगा हुआ वो 10 अक्टूबर 1946 को पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले में मुस्लिम लीग की एक सभा के बाद बाजार लूटने की घटना से ये दंगे प्रारंभ हुए। पड़ोस में त्रिपुरा जिले में भी ये दंगे फैल गए। 20 अक्टूबर तक किसी प्रकार शांति स्थापित हो उसकी, तब तक कम से कम 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। नोआखाली के दंगों की एक विशेषता यह थी कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया। ये और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये नोआखाली के दंगों में हुआ। इसके बाद में बिहार में दंगे हुए विद्यार्थियों। 25 अक्टूबर 1946 को छपरा, बिहार के छपरा से प्रारंभ ये दंगे
गया, मुंगेरपुर और भागलपुर तक फैल गए। 3 नवंबर को सेना को लगा दिया गया नियंत्रण के लिए, लेकिन तब तक सरकारी सूत्रों के अनुसार 4300 नागरिक मारे जा चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार के सदस्यों के साथ दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। कहा जाता है कि दंगाइयों के विरुद्ध बल प्रयोग की उन्होंने धमकी दी। 6 नवंबर 1946 यूपी का जो उत्तर प्रदेश जो है, मतलब यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा और आर्य समाज के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा था कि अंतरिम सरकार के नेतृत्व में हिंदू हितों की रक्षा होना असंभव है, क्योंकि जहां सरकार के हिंदू मंत्री बिहार में दमन नीति के प्रयोग का समर्थन कर रहे थे, वहीं मुस्लिम लीग के मंत्री हिंदुओं के प्रति किए गए हिंसा के प्रति उदासीन थे। ये जो दोनों संप्रदायों के मंत्रियों का जो अलग अलग दृष्टिकोण था, हिंदू मंत्री दंगों को रोकने की अपील कर रहे हैं, वहाँ जो भी उग्र लोग हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर हिंदू उग्र थे। लेकिन हिंदू महासभा और आर्य समाज का आरोप था कि मुस्लिम जो मंत्री हैं वो मुसलमानों से अपील नहीं कर रहे हैं कि आप जो हिंसा कर रहे हैं ये गलत है। 6 नवंबर 1946 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एकत्रित गढ़मुक्तेश्वर की अपार भीड़ में सांप्रदायिकतावादियों को अपना अनुकूल अवसर मिला। इस अवसर पर लगे मेले से दंगे जो है वो फैल गए और इसमें लगभग 250 लोग मारे गए। पंजाब की घटनाएं 1945-46 के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी की भारी पराजय और मुस्लिम लीग द्वारा किसी अन्य सरकार को असफल कर देने की नीति से जुड़ी हुई है। पंजाब के हिंदू और सिख किसी भी मूल्य पर मुसलमानों का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मार्च 1947 तक आते आते उन्होंने पंजाब के विभाजन की मांग की। 4 मार्च 1947 को लाहौर में दंगों का प्रारंभ हुआ। अमृतसर, मुल्तान, रावलपिंडी और अटक जिलों में ये दंगे फैल गए। इन दंगों में एक जो बात महत्वपूर्ण कि देहाती क्षेत्रों में भी ये हिंसा फैल गई, जहां हिंदू आबादी बहुत कम थी। मार्च के समाप्त होने तक लगभग 3000 लोग मारे गए। सबसे अधिक हानि सिखों को उठानी पड़ी और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ भी स्थिति रही। हाँ विद्यार्थियों, अंग्रेजों के द्वारा सत्ता के हस्तांतरण की बातें होती हैं। दिसंबर 1946 के मध्य तक ब्रिटेन की सरकार ने वेवेल को हटाने का निर्णय लिया। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का यह निश्चित मत है कि 30 जून 1948, विद्यार्थियों क्षमा करना, आपकी स्क्रीन पर 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की एक जो योजना उन्होंने बताई। वेवेल को युद्ध काल के समय की नियुक्ति
क्योंकि उस समय जब वेवेल को अपॉइंट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसके बाद उसको हटा दिया। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत पहुंचता है। माउंटबेटन की दृष्टि में भारत की स्थिति अत्यंत निराशाजनक हालत में पहुंच गई थी, क्योंकि शासन का मनोबल गिरा हुआ था। सिविल सर्विस और सेना में स्वामी भक्ति की कमी थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए हिंसा पर, अंतिम सीमा तक हिंसा पर उतारू थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नीतियों में अंतर था। इन परिस्थितियों में वहाँ माउंटबेटन जो है वो पहुँचता है। इसके बाद विद्यार्थियों एक सत्ता हस्तांतरण की जो योजना जो प्रकाशित की गई वो 3 जून 1947 को। इस योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियंस में विभाजित कर दिया गया, जो प्रत्येक दृष्टि से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देशों के समान होना था। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के निर्णय का अधिकार नए स्वतंत्र देशों को करना था, यानी कि भारत और पाकिस्तान। इस योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के हिंदू और मुस्लिम सदस्यों को अपनी अलग अलग बैठकों में यह निश्चय करना था कि वे विभाजन के पक्ष में हैं या नहीं। उनके निर्णयों की प्राप्ति के बाद एक सीमा आयोग को इन प्रांतों के निश्चित सीमांकन के लिए नियुक्त किया जाना था, जैसी कि आसादी। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों ने पाकिस्तान के पक्ष में और हिंदू बहुल क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों ने भारत में बने रहने का निर्णय किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और आसाम के सिलहट में जनमत गणना कराई गई और वहां पर पाकिस्तान में सम्मिलित होने के पक्ष में मत पड़ा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा 2 स्वतंत्र प्रभुता संपन्न डोमिनियन का निर्माण हुआ, यानी कि 2 देशों का, भारत और पाकिस्तान। सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को हुआ और देश 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ, और उसके साथ ही लगभग 2 शताब्दियों तक चल रहे ब्रिटिश आधिपत्य का अंत हुआ। विद्यार्थियों, हमने इन 12 व्याख्यान में जो चर्चा की है उसमें सांप्रदायिक समस्या के राजनीतिक पक्ष का महत्व और अन्य कारणों की तुलना में सांप्रदायिक समस्या के राजनीतिक पक्ष का महत्व अन्य कारणों की तुलना में अधिक दिखाया गया है। ऐसा इसलिए है कि ब्रिटिश राज द्वारा क्रमशः सत्ता हस्तांतरित करने की नीति की घोषणा के बाद सांप्रदायिकता का राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संबंधी रूप अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रतिस्पर्धा में न तो कांग्रेस और न ही लीग के पास ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद कोई स्ट्रक्चर का किस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा, उसका कोई विस्तृत कार्यक्रम नहीं था। सामाजिक संरचना के लिए उनके पास में कोई कार्यक्रम नहीं था। आज़ादी से पहले स्थापित औपनिवेशिक पूंजीवाद के आर्थिक ढांचे के विकल्प के रूप में किसी सामाजिक दर्शन के मूलभूत कारणों को पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया। प्रोफेसर अमी कुमाय बागची ने मुस्लिम समुदाय में पृथकवादी आंदोलन की 20वीं शताब्दी में लोकप्रियता के
कुछ आधारभूत कारणों की ओर इशारा किया है। ये कारण भौगोलिक हैं, आर्थिक हैं, जनसंख्या संबंधी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पंजाब और बंगाल दोनों ही प्रांतों में अपेक्षाकृत अधिक विकसित और कम विकसित जिले विद्यमान थे, जो एक स्वाभाविक आर्थिक विषमता के कारण थे। इसी प्रकार इन प्रांतों में व्यवसाय, व्यापार और वित्तीय क्षेत्रों में हिंदू आधिपत्य के कारण मुस्लिम मध्य वर्ग और उच्च वर्ग, जो मुख्यतः भूस्वामियों का वर्ग था, एक तीव्र विद्वेष की भावना से प्रेरित हो रहा था और वह इस हिंदू आधिपत्य को समाप्त करने का इच्छुक था। ब्रिटिश राज की जो रेवेन्यू सिस्टम था, विशेषकर बंगाल में, एक परिणाम यह हुआ कि वहां जमींदार वर्ग हिंदू था और किसान जो है वो मुसलमान था। इस शताब्दी के तीसरे दशक, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसी किसान वर्ग पर पड़ा। उनकी दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार पंजाब के पश्चिमोत्तर भाग में गांवों में रहने वाली जनसंख्या का बहुमत मुस्लिम था, पर व्यापारी और साहूकार वर्ग हिंदू था। इन तथ्यों से सांप्रदायिकता में वर्ग विद्वेष एक सहयोगी तत्व बन गया। विद्यार्थियों, यह भी एक तथ्य है कि 20वीं शताब्दी में जनसंख्या के परिवर्तनों ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वृद्धि की। 1881 में प्रत्येक 10,000 की संख्या पर मुसलमानों की संख्या 1974 थी। यही संख्या 1901 में 2122 हो गई, 1941 में 2384 हो गई। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की तीव्रतम गति बंगाल में देखी गई। 1901 में जनसंख्या 4 करोड़ थी, जो 1941 में 6 करोड़ हो गई। और इस जनसंख्या में जो प्रमुख वृद्धि थी वो मुस्लिम कम्युनिटी में थी। इन सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या से संबंधित कारकों ने आंदोलन को प्रोत्साहित किया। सीआर दास जैसे दूरदर्शी राजनीतिक नेता मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की वृद्धि के राजनीतिक प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो 60% नई नियुक्तियां मुसलमानों के लिए तब तक सुरक्षित रखी जाएंगी जब तक वे हिंदुओं के समकक्ष न हो जाएं। कलकत्ता महापरिषद में तो उन्होंने 80% स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव किया, परंतु उनकी अकाल मृत्यु के बाद इन प्रस्तावों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने समय समय पर अपनी रचनाओं में क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक असमानताओं के दुष्परिणामों, मुस्लिम कृषक वर्ग के ऊपर हिंदू जमींदार वर्ग का प्रभुत्व और मुस्लिम मध्य वर्ग द्वारा किए गए औद्योगिक प्रयासों में हिंदुओं की तुलना में असफलता जैसे तथ्यों के राजनीतिक महत्व पर ध्यान दिलाया था, परंतु उन्होंने कोई सॉल्यूशन उन्होंने नहीं दिया, कोई हल उन्होंने सजेस्ट नहीं किया। न केवल जनसंख्या की दृष्टि से बल्कि आर्थिक सामाजिक दृष्टि से भी मुसलमान अल्पमत में थे और उनके समुचित विकास के लिए असाधारण कार्रवाई की आवश्यकता थी। इसके विपरीत नेहरू सारे भारत में समान रूप से आर्थिक विकास में मुसलमानों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते थे। ब्रिटिश शासक वर्ग द्वारा राष्ट्रीय जन आंदोलन के विरुद्ध फूट डालो और राज्य करो की नीति ने मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित किया। इससे मुस्लिम लीग ने अब उपमहाद्वीप के
विभाजन की मांग को उनका मुख्य उद्देश्य बना लिया। उनका उद्देश्य मुसलमानों की स्थिति सुधारना कदापि नहीं था, बस एक अलग देश उनकी मांग थी जिसमें उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। उनका स्पष्ट उद्देश्य भौगोलिक दृष्टि से उपमहाद्वीप में एक नया क्षेत्र स्थापित करना, जहां मुस्लिम व्यवसायी और व्यापारी वर्ग तथा नवोदित बौद्धिक वर्ग हिंदू प्रतिस्पर्धा से बचे। उन लोगों के लिए एक नया देश उनको चाहिए था, आम मुसलमान इसमें कहीं नहीं था। इस सीमित उद्देश्य के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद भी दोनों ही प्रभुता संपन्न राष्ट्रों में सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य नहीं हो पाया और स्थितियां बिगड़ती गई। तो विद्यार्थियों, एक बात का मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि भारत में मुस्लिम शासन 1192 नहीं तो 1206 से, तो हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, वहाँ से हम स्वीकार करते हैं। यद्यपि 1192 में भी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के अंदर मोहम्मद गौरी के गवर्नर के रूप में था, दिल्ली, आगरा, लाहौर। तब से लेके और 1857 तक मुस्लिम शासक रहे, हिंदू प्रजा रही। इस दौरान अकबर जैसे समन्वयवादी, सहिष्णुता वाले शासक, दूरदृष्टि वाले शासक भी हुए, जिन्होंने दोनों जो बड़ी कम्युनिटीज़ थी, हिंदू और मुसलमान, उनके लिए समान अवसर और पैदा किए, योग्य लोगों को नियुक्तियां दी और धर्म के आधार पर नफरत नहीं की। औरंगजेब जैसे कट्टर मुसलमान शासक भी हुए, जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, घृणित कर लगाए। इतना सब होने पर भी हिंदू प्रजा मुसलमान से नफरत नहीं कर रही थी। हिंदू प्रजा की नफरत बादशाह से थी, औरंगजेब से थी। लेकिन एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सामान्य जो मुसलमान है, जो उसके गांव गली शहर में रहता है, कहीं भी रहता है, खेती करता है, उसके प्रति किसी हिंदू के मन में कोई द्वेष नहीं था। वो उनसे मोहब्बत करते थे, नफरत नहीं करते थे। और मुसलमान भी, चाहे मुस्लिम शासक कितना अत्याचार कर रहे, लेकिन एक सामान्य मुसलमान की दृष्टि में हिंदू के लिए कोई नफरत नहीं था। ये जो नफरत का बीज है, ये अंग्रेजों के द्वारा प्लांटेड है। ये अंग्रेजों की एक नीति, एक बिल्कुल वेल प्लान्ड तरीके से उन्होंने दोनों समुदायों में एकता नष्ट करने के लिए, दोनों समुदायों को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए मुसलमानों ने दोनों के बीच में ऐसा विष बीज बोया, जो विद्यार्थियों, उस विष बीज के जहर ने पूरे देश में दोनों समुदायों को जहरीला बना दिया। अब ये लांछन लगाना कि किस समुदाय की ज़्यादा, इसके अंदर ज़्यादा दोष था और किसका कम था, उस पे हम नहीं जाते। हम ये जाते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये हमारी धरती पर, इस भारत की भूमि पर द्वेष और नफरत कभी रही नहीं। यहाँ पर सर्वे सुखिन की अवधारणा रही है, सबके सुख की कामना की गई है, तो नफरत का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये राम का देश, ये कृष्ण का देश, ये अशोक का देश, ये कबीर का देश, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का देश, ये रहीम का देश,
ये अकबर का देश, यहाँ ऐसा कोई दृश्य रहा नहीं प्रजा के बीच में, क्योंकि किसी देश का चरित्र वहाँ के लोगों से बनता है, वहाँ की सामान्य प्रजा से, सामान्य जो जनता है वहाँ उससे बनता है। तो इस देश का चरित्र ऐसा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस देश के चरित्र को बदल दिया और वो जो उन्होंने विष बीज बोया वो आज भी वट वृक्ष के रूप में फल फूल रहा है। तो सांप्रदायिकता विद्यार्थियों अंग्रेजों की देन थी जिसके हम लोग शिकार हो गए। धन्यवाद।